नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। हम देखिए यूपीएसआई एग्जाम की अगर बात करते हैं तो यूपीएसआई एग्जाम में मैंने मेंसुरेशन 2D और 3D के बेसिक के सभी वीडियो डाल दिए हैं। उसके बाद में हम क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन की। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन की श्रृंखला प्रारंभ कर दी गई है, उसमें कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं और उसके आगे की कड़ी के कुछ प्रश्नों को हम आज लेके चलेंगे। तो देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न। एक पहिए का अर्धव्यास मतलब भैया पहले ही त्रिज्या ही दे रखी है, ध्यान रखना। अर्धव्यास मतलब पहले ही त्रिज्या ही दे रखी है आपको, ठीक है। एक पहिए का अर्धव्यास 22.4 सेंटीमीटर है। 500 परिक्रमा करने में पहिए को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? बहुत सिंपल सी बात है, दूरी का फॉर्मूला सिखाया आपको। दूरी का फॉर्मूला क्या सिखाया आपको? दूरी का फॉर्मूला सिखाया आपको एन परिधि। क्या सिखाया भैया? दूरी का फॉर्मूला। दूरी का फॉर्मूला होता है एन परिधि, ठीक है। एन होता है चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या कितनी है? 500। और परिधि कितनी है? परिधि तो 2πr। 2 पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7। और आर का मान कितना होगा? आर का मान 22.4 है और बट्टा में 100 लिख दीजिए आप। बट्टा में 100 क्यों लिख दीजिए? ये है सेंटीमीटर में और उत्तर दिख रहा है मीटर में। उत्तर किस में दिख रहा है? मीटर में। तो सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर में जो भी आंकड़ा होगा उसमें आप 100 का भाग देंगे तो आप मीटर में चले जाएंगे। मीटर बड़ी इकाई है, बड़ी इकाई में जाने के लिए भाग करते हैं और मीटर और सेंटीमीटर में 100 का संबंध होता है, इसलिए 100 का भाग करते हैं, ठीक है ना। ये कहानी है। चलिए आगे का काम किया जाए। लीजिए 500 दूनी, ध्यान से देखो, 500 दूनी 1000। 1000 से मैंने 1000 काट दिया। 7 से बड़ा आसानी से कट रहा है तो 7 से काट देता हूँ। 7 तिया 21 बचा 1, 7 दूनी 14। 22 × 32 को गुणा करूँगा तो उत्तर आ जाएगा। 22 × 32 को गुणा करने के लिए पहले 32 गुणा हो गया 64 और उसको मैं 11 से गुणा कर रहा हूँ। 64 को 11 से गुणा करूँगा तो आएगा 4, 6 4 10 और 7, 704। तो 704 मीटर जो है आपके सवाल का जवाब होगा। ये आपने सवाल किया। मैंने आपको कहा जितने भी चक्रों के सवाल है वो दूरी बराबर एन परिधि से हमेशा हल हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि इकाई सही तरीके से रखिएगा तो आपको गणना कम करनी पड़ेगी। एक गोले तथा एक बेलन के प्रत्येक की त्रिज्या r है। दोनों की त्रिज्या r है, ठीक है। यदि दोनों का आयतन समान है, ठीक है भैया, दोनों का आयतन भी समान है, तो दोनों की ऊंचाई क्या होगी? चलिए दोनों की ऊंचाई क्या होगी? नहीं, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? सॉरी, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? तो हम रखें, पहले काम करें। कह रहा है दोनों का आयतन समान है तो दोनों का आयतन समान रख देते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3। दोनों की त्रिज्या r है तो r ही रखनी पड़ेगी, r3, ठीक है। और बेलन का आयतन होता है पाई r²h। पाई r²h, क्योंकि इसने का r तो समान है। हमें h के बारे में पूछा है तो हम h निकालेंगे, h क्या होगी, ठीक है ना। देखिए भैया पाई से तो आपका पाई कट हो गया, पाई से तो आपका पाई कट हो गया, ठीक है। तो h क्या हुआ आपका? r² मतलब r 2 बार लिखा हुआ है गुणा में, r² मतलब r 3 बार लिखा हुआ है, तो 2 बार तो कट हो गया, तो 1 बार यहाँ बच गया। भैया r × r × r है, ये r × r है तो 2 बार कट हो गया, तो बच गया 4/3 r, ठीक है ना। अब देखिए आपका उत्तर क्या है। ये जो 4/3 r है ना, क्या ये 3/4 r है क्या? कोई बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो सकता था। यहाँ h बराबर, पहला ऑप्शन है 3/4 r, तो देखो 3/4 r तो नहीं है। इस ऑप्शन को ध्यान से देखो, यहाँ h बराबर है 2/3 r। क्या 2/3 r है क्या? नहीं, ये तो नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं से पहले इससे इसके पास आ जाइए। यहाँ लिखा हुआ है r से r/3 अधिक। r से r/3 अधिक। r से r/3 अधिक कितना होगा? ध्यान से देखो, इसको देखो ध्यान से। r से r/3 अधिक, तो r में r/3 जोड़ो। r में जब आप r/3 जोड़ोगे तो क्या आएगा? ये 3 यहाँ आएगा, 3r और 1r कितना हो जाएगा? 4r/3। तो इसे आप क्या लिख सकते हो? 4/3 r लिख सकते हो। तो आपका h भी तो यही आया है, आपका h भी तो यही आया है 4/3 r। इसका मतलब ये जो बी ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो कई बार क्या होता है, कई बार आपको बेसिक कॉमन सेंस काम में लेना पड़ता है सवालों के उत्तर देने के लिए। उसको भी आप डेवलप करते रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए तो वो डेवलप होता ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या हमारा अगला प्रश्न? एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 4800 वर्ग मीटर है और मैदान की लंबाई कितनी है? 80 है। पहली बात तो हम पहला इतना काम आप ध्यान से कर लीजिए। उसके बाद का, यदि एक मीटर तार का मूल्य 1000 रुपया है, यदि 1 मीटर तार का मूल्य 1000 रुपये है तो मैदान के चारों ओर तार लगाने का खर्चा ज्ञात कीजिए। पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए
कि जब आप मैदान के चारों ओर तार लगाते हो तो तार लगाने का खर्चा आता है भाव गुणा परिधि, क्योंकि आप तार कहाँ लगाओगे, आप तार परिधि पे लगाओ, तो आपको जो भी भाव है उसको परिधि से गुणा करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले परिधि निकालनी पड़ेगी। तो परिधि निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परिधि या परिमाप कह सकते हो, एक ही बात है। आयत है तो परिमाप कह दो परिधि की जगह, एक ही बात है। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के आप दुगुना करोगे तो आयत का परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। तो परिमाप के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए। आपको दे रखा है क्षेत्रफल, आपको क्षेत्रफल दे रखा है जो कि 4800 दे रखा है। क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। इतनी बातें मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, परीक्षा में आप इतनी बातें मत लिखने लग जाना। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितनी है, लंबाई है 80, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई की जगह b लिख देता हूँ। ये किसके बराबर है, ये 4800 के बराबर है। तो b का मान क्या होगा, ये बट्टा में जाएगा, 0 से 0 कट गया, 8 संग 48 60 आ गया। तो b कितना आ गया, b आ गया 60। तो देखिए परिमाप निकाल लीजिए, परिमाप कितना होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है 80 और चौड़ाई कितनी है 60, 8 से 14 140, 14 दूना 28 280। अब हम खर्चा निकालते हैं। खर्च होगा आपका भाव दे रखा है 1000, 1000 को मैं 280 से गुणा कर लूँगा तो आ जाएगा 280 के पीछे मुझे लगाने पड़ेंगे 3 जीरो। इसका मतलब 2,80,000 रुपये मेरे सवाल का जवाब है। 2,80,000 रुपये को आप 2.8 लाख भी बोल सकते हो, जैसा कि यहाँ ऊपर बोला जा रहा है। तो 2.8 लाख आपके सवाल का उत्तर होगा। तो बड़ा ही सरल सा सवाल है। आपको क्षेत्रफल दिया था और लंबाई दिया था, आपने चौड़ाई ज्ञात कर ली। चौड़ाई ज्ञात करने के लिए आपने परिमाप ज्ञात किया। परिमाप ज्ञात करने का तरीका होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई से आपने क्या कर लिया, परिमाप ज्ञात कर लिया। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक गोल मेज की परिधि 88 मीटर है। क्या कहा, एक गोल मेज की परिधि कितनी है, 88 मीटर है। इस मेज की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि दे रखी है और क्षेत्रफल पूछा है, ये तो सबसे सरल सवाल होता है। वर्ग के अंदर आपसे अगर किसी को सबसे सरल सवाल पूछना होता है तो सबसे सरल सवाल यही होता है कि आपको परिधि दे देवे और आपसे क्षेत्रफल पूछ लेवे। तो चलिए देखिए सवाल को कीजिए। परिधि कितनी है 2 पाई आर बराबर कितना है 88। 2 पाई, आप ये लाइन मत लिखेगा, परीक्षा में आप ऐसे लिखेगा 2 पाई आर बराबर 88। 22 दूना 44, 44 दूना 88। तो आर हो गया 7 दूनी 14। और बहुत ही फेमस आंकड़ा है कि आर 14 होता है तो क्षेत्रफल होता है 616। कैसे, ध्यान से देखिए। पाई आर स्क्वायर बार बार करने से याद हो जाती है, सिंपल बातें। पाई का मान है 22/7, 14 इंटू 14, 14 इंटू 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 इंटू 11, 56 इंटू 11 करोगे आप तो आ जाएगा 6 5 11 का 1 5 और 1 6, 616 मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सरल सवाल था कि परिधि देके क्षेत्रफल पूछे तो क्या करें और क्षेत्रफल देके परिधि पूछे तो क्या करें। पहले त्रिज्या निकाल लें और आगे बढ़े। चलिए एक 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 2 सेंटीमीटर ऊंचे, सेंटीमीटर है, आयताकार डिब्बे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल क्या है। ये आपका घनाभ है और घनाभ का आयतन पूछा है। जब भी कोई घनाभ के आकार की चीज़ होती है उसमें रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ या सबसे लंबी पेंसिल कह दो या सबसे लंबी रेखा कह दो तो वो रेखा उसका विकर्ण होती है। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, वो देखिए। घनाभ का विकर्ण होता है विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये आपके घनाभ का विकर्ण होता है, ठीक है। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर देखिए ध्यान से, विकर्ण का स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 64 और 36 हो गया आपका 100, तो ये हो गया 104। तो विकर्ण का स्क्वायर हो गया 104, तो आपका विकर्ण हो गया वर्गमूल 104। वर्गमूल 104 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 26, 4 इंटू 26 और वर्गमूल 4 से बाहर आ जाएगा 2 और 26 रूट में रह जाएगा तो 2 रूट 26। तो 2 रूट 26 जो पहला ऑप्शन है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 2 रूट 26 सेंटीमीटर जो आपका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। यूपीएससी परीक्षा 2001 में आया हुआ सवाल है। सभी सवाल विभिन्न यूपीएससी की परीक्षाओं में और विभिन्न
यूपी कांस्टेबल की परीक्षाओं में आए हुए भी कुछ सवाल लिए गए हैं। ज़्यादातर सवाल तो यूपी एसआई के एग्जाम्स में ही आए हुए लिए गए हैं और कुछ सवाल मैंने यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में आए हुए लिए हैं। मैं उनको 2 पार्ट में करा रहा हूँ। पहले पार्ट में थोड़े ईजी सवाल कराऊंगा और दूसरे पार्ट में थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल कराऊंगा, लेकिन सब आए हुए सवाल करवाऊंगा, है ना। निश्चिंत रहिएगा, इतने सवाल कराने वाला हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन पहले जो मैंने बेसिक पढ़ाया है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया 154, तो त्रिज्या कितनी होगी 7। अब इससे सरल तो क्या सवाल होगा, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन साल भी देख लीजिए 1991 में आया था। अब इतना सरल सवाल नहीं पूछेंगे आपसे अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो। पाई आर स्क्वायर 154 है, पाई की जगह आप 22/7 रखोगे और ऐसा सवाल तो सब कर देंगे। उसका मतलब भी क्या होगा, वो कंपटीशन थोड़ी पैदा कर पाएगा। 22×7 154, 7 7 49, तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान 7, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। बहुत ही सरल सवाल, क्योंकि 1991 में चले गए तो सरल सवाल ही आना है, सीधी सी बात है। चलिए 1991 में भी अच्छे सवाल थे, ऐसी बात नहीं है। जो आपके सामने आया है देखिए क्या है सवाल। एक आयताकार आंगन की लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, ठीक है। इसके फर्श पर 40 रुपये प्रति हज़ार से 12 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर लंबी टाइलें लगवाने का खर्च कितना आएगा। टाइलें लगवानी है और टाइलें लगवाने का खर्चा पूछा है। तो टाइलें लगवाने का खर्चा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले कितनी टाइलें हैं वो निकालना पड़ता है और उनको टाइलों के भाव से गुणा करना पड़ता है। भाई टाइलों की संख्या निकालनी पड़ेगी पहले, तो पहले हम टाइलों की संख्या निकालेंगे। इसमें टाइलों की संख्या देखो कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था टाइलों की संख्या के लिए क्या करते हैं, ऊपर तो रखते हैं बड़ा क्षेत्रफल, ऊपर तो रखते हैं बड़ा क्षेत्रफल मतलब फर्श का क्षेत्रफल, और नीचे हम क्या रखते हैं, छोटा क्षेत्रफल। छोटा क्षेत्रफल मतलब टाइल का, नीचे रखेंगे छोटा क्षेत्रफल। बड़े क्षेत्रफल में तो ऊपर हम पूरे फर्श का क्षेत्रफल रख देंगे और छोटे क्षेत्रफल में नीचे हम क्या करेंगे, टाइल का क्षेत्रफल रख देंगे, है ना। फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, 300 इंटू 20 इंटू 100 इंटू 100। ये मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो। ये 300 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा किया, और ये जो 20 मीटर है इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा किया। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जो मेरी टाइल है वो सेंटीमीटर में है, दोनों की इकाई एक जैसी होनी चाहिए, बस ये सिंपल सी बात है। तो नीचे टाइल क्या है आपकी 12×10, टाइल है आपकी 12×10, ठीक है। कट कीजिए, पहले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तर निकालना है तो पहले आपको टाइलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। कितने हज़ार टाइलें हैं पता करनी पड़ेगी। काटो भैया, 0 से 0 काट दिया, ठीक है। 4 से काटा हमने, 4 तिया 12, 4 पंजा 20। 3 से काटा तो ये 100 बार कट गया, ठीक है। कितना आ गया भैया, 5 आ गया। 5 के पीछे 0 कितने आ गए देखो, 5 के पीछे 1 2 1 2 3, एक तो 3 0 है और एक मेरे 2 0 है, मतलब टोटल 5 0 है। आप एक साथ लगाओ, मैंने अलग अलग लगाया। अलग अलग लगाने का मेरा कारण है कुछ, क्या कारण है भी बताता हूँ। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, प्रति हज़ार 40 रुपये प्रति हज़ार टाइल से। 1000 टाइल के 40 रुपये लगते हैं। 1991 में भाव ऐसे थे, अभी आप ऐसा सोच नहीं सकते, अभी आप इसका उल्टा है ना। अभी आपको 40 टाइल के 1000 रुपये देने पड़ेंगे। उस टाइम क्या था, 1000 टाइल्स के 40 रुपये थे। समझे आप, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और आपको भी कहाँ से कहाँ पहुँचना है। अर्थ से फर्श, फर्श से अर्श, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। आप सिलेक्ट होंगे अगर आप मेहनत करेंगे तो हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। आ जाइए वापस, एक एक नियम लगाते हैं। एक एक नियम तो आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, मैंने पढ़ाया है खूब सारी बार, ठीक है ना। तो ये संख्या है, इतने में संख्या दे रखी है और आपको रुपए ज्ञात करने हैं, तो रुपए को आगे रखिए। कैसे, देखिए यहाँ से देखिए बात को ध्यान से। 1000 का खर्चा कितना है, 40 है, तो एक टाइल का खर्चा कितना होगा, 40/1000 होगा। भाई एक टाइल का खर्चा क्या होगा, 40/1000, और नंबर ऑफ टाइल से इसे गुणा कर दीजिए, तो हमें कुल टाइलों का खर्चा क्या होगा, तो 5 × 1000 × 100, ये आपके कुल टाइलों का खर्चा होगा। भाई एक टाइल का खर्चा कितना होगा, कैसे देखो ध्यान से। 1000 टाइल कितने की, 1000 टाइल 40 रुपए की, तो एक टाइल कितने की, एक टाइल 40/1000 रुपए की। एक टाइल कितने की, 40/1000 रुपए की। समझे आप। 1000 से आप 1000 कट कर दीजिए, 4 पंजा 20 के पीछे 3 0 लगा दीजिए, 20 के पीछे 1 2 3 0 लगा दिए, तो 20,000 रुपये में आपका फर्श तैयार होगा। ये काम करना था, सिर्फ आपको आंकड़ों को परिवर्तन करने वाली बात को याद रखना था। क्या है हमारा अगला प्रश्न, एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो ये 484 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग बनता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 484 सेंटीमीटर।
मतलब ए स्क्वायर बराबर 484 है, मतलब ए बराबर 22 है, वर्ग की भुजा 22 है। ठीक है, अगर इसे वर्त के आकार में मोड़ा गया, मैंने आपको बताया था 2D आकृतियों को जब एक आकृति से दूसरी आकृति में मोड़ा जाता है तो दोनों का परिमाप समान होता है। इस वर्त का परिमाप क्या होगा, इस वर्त का परिमाप होगा 4 इंटू ए 22 इंटू 4, 22 इंटू 4 कितना हो जाएगा 88, है ना। तो 22 इंटू 4 कितना हो गया 88 परिमाप है। तो अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले तो परिमाप को और परिधि को बराबर रखिए। इसका परिमाप है 88, इसकी परिधि होगी 2 पाई आर, यहाँ से आर निकाल लेंगे। तो 88 बराबर 2 पाई का मान 22/7 आर, 22 दूनी 44 और 44 दूना 88, तो आर का मान आ गया 14। आर का मान कितना आ गया 14, और आर का मान 14 आ गया तो गणना अभी थोड़ी देर पहले करी थी, जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर स्क्वायर 14 इंटू 14। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 और 11 हो गया, 56 और 11 का गुणा 616। मीटर है तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न एक तरह से देखा जाए, आगे की गणना तो रिपीटेड ही थी, ये छोटी सी बात थी। बात को आपको समझना था कि जब दो 2D आकृतियों को एक आकृति से मोड़ के दूसरी आकृति बनाई जाती है तो दोनों के परिमाप या परिधि और परिमाप है तो परिधि और परिमाप को बराबर रखना है। आउटर बाउंड्री बराबर आउटर बाउंड्री होगी। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 का है। अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कमरे का क्षेत्रफल कितना है। अरे भैया इतना सरल सवाल, इससे सरल सवाल क्या होगा, देखिए ध्यान से। 2013 में आ गया था। अच्छा कांस्टेबल लेवल का है, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ सवाल कांस्टेबल लेवल के डाल दिए हैं। 5:3 है, लंबाई 15 है, जो 5 दिख रही है वो 15 है, मतलब 3 से गुणा करो, तो 3 से गुणा करोगे तो 5 से कितनी हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी। तो इसको भी 3 से गुणा करो तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12। 5:4 है, अगर हमने 3 से गुणा किया तो ये 15 होगा, जैसा कि वो कह रहा है 15 है तो ये 12 हो गया। अब क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, तो 15 इंटू 12, तो 15 इंटू 12 कितना हो गया 180 मीटर स्क्वायर। तो 180 मीटर स्क्वायर आपके सवाल का जवाब आ चुका है। क्या हमारा अगला सवाल देखिए जरा ध्यान से। एक वर्त का व्यास दिया हमें 49 मीटर। एक वर्त का व्यास कितना दिया है 49 मीटर, उसकी परिधि कितनी है। अरे ये क्या सवाल है, इतना सरल सवाल, चलिए कर लेते हैं। व्यास होता है 2r, 2r बराबर कितना है, 2r बराबर 49 है, तो r बराबर कितना होगा, r बराबर होगा 49/2। ठीक है, परिधि पूछी गई हमसे, तो परिधि क्या होती है ध्यान से देखिए। परिधि होती है 2 पाई r, परिधि बराबर होती है 2 पाई r। तो 2 पाई की जगह लिखूंगा 22/7 और r की जगह लिखूंगा 49/2, 49/2। 2 से 2 कट गया, 7 से ये 7 बार कट जाएगा, 7 7 49, 22 7 154, 22 7 कितना हो गया 154। तो परिधि कितनी आ गई, परिधि आ गई 154 मीटर। बड़ा ही सरल सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बात कीजिए। क्या है अगला प्रश्न देखिए जरा। 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस बार साफ बोला है चारों ओर, चारों ओर मतलब बाहर की तरफ, इस बार स्पष्ट बोला है। अब 2009 में पहुंच गए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। हम एसआई और कांस्टेबल दोनों में आई परीक्षा में सवाल कर रहे हैं। ज़्यादातर सवाल हम यूपी एसआई की परीक्षा में आए हुए ले रहे हैं और कुछ कांस्टेबल की परीक्षा में आए हुए सवाल भी मैंने शामिल किए हैं। 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्चा ज्ञात कीजिए। पहली बात तो आपको पता है ना, खर्चा ज्ञात करना है। घास लगवाने का खर्चा क्या होगा, भाव गुणा मात्रा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे भाव और मात्रा की जगह क्या लिखूंगा क्षेत्रफल, क्योंकि जब घास लगाओगे तो कहाँ लगाओगे, क्षेत्रफल में लगाओगे, ना कि परिधि में। तो पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसको 3.5 से गुणा करना पड़ेगा। और दोनों काम एक साथ भी कर सकते हो आप। कैसे, चलिए पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि रास्ते पे घास लगानी है। और रास्ते का क्षेत्रफल जब रास्ता बाहर की तरफ हो, जब रास्ता बाहर की तरफ हो तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है, आपको सिखाया था 2al + b + 2a, जब रास्ता बाहर की तरफ हो। आज कह रहा रास्ता बाहर की तरफ है। ए है अपना वही चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई 2.5 मीटर, 2.5 का डबल करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 40 और 30 को जोड़ो तो 70, 70 में 5 जोड़ दो 75, 70 में 5 जोड़ा 75, तो 5 × 75, 5 × 75 क्या है, 5 × 75 आपका पहला भाव है, ठीक है ना। 5 × 75 आपका क्षेत्रफल है, सॉरी मीटर में है क्या, देखो तो मीटर में है, इतने मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल है। अब मैं खर्चा ज्ञात कर लेता हूँ, भाव गुणा मात्रा। भाव है 3.5 रुपये, 3.5 रुपये को रख दूंगा 7/2 रुपये। क्या किया, ध्यान से सुना आपने। भाव क्या है, भाव है 3.5 रुपये और 3.5 रुपये को मैं क्या लिख दूंगा 7/2 रुपये। और क्षेत्रफल है मेरा
5 इंटू 75। मैंने सोचा कुछ कटपट जाए इसलिए मैं पहले ही बड़ा करके नहीं लिखा, लेकिन कुछ कटपट नहीं रहा है तो मुझे उत्तर निकालना ही पड़ेगा। अब मैं लगाता हूँ कॉमन सेंस। पहला कॉमन सेंस मुझे ये दिख रहा है कि उत्तर पॉइंटों में आएगा। ठीक है भैया, ये तो सबको ही दिख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 पंजा 35 और 75, तो 7 या 21, 2100 का आधा 1000 से ऊपर उत्तर आएगा। 1000 से ऊपर तो 2 उत्तर है, 1300 और समथिंग ये उत्तर भी आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि 35 इंटू 75 करूँगा तो एक बड़ा सा आंकड़ा आएगा। देखिए ध्यान से, 7 पंजा 35 अगर इंटू 75, 35 इंटू 75 करके मैं क्या करूँगा, 2 का भाग दूंगा। सिंपल सी बात तो अब ये है। आइए 35 इंटू 75, अरे बहुत सिंपल सी बात है, ये लीजिए 35 इंटू 75, 5 25 हासिल कर। और दूसरा तरीका भी है, ऐसे मत सोचना यही है, और तरीके भी आप कहोगे तो बता दूंगा, बहुत फटफट तरीके भी मेरे पास। 5 25 हासिल का 2, 7 पंजा 35, 5 या 15, 7 पंजा 35, 5 या 15, 35 और 15 50, 50 और 2 52, हासिल लग गया 5, 7 या 21, 21 और 5 26, तो ये आ गया 2625 रुपये। अब 2625 रुपये को आधा करना है, ध्यान से देख लीजिए भैया। 2625 को आधा करो तो 2600 का आधा हो गया 1300, और 25 को आधा करूँगा तो हो जाएगा 12.5। अब मैं परीक्षा में करने मत बैठ जाना, ये दिखते ही उत्तर दिख जाएगा आपको। 1300 से ऊपर वाला एक ही उत्तर है, समझे आप। तो 1312 रुपये और 50 पैसे। आप यहाँ थ्योरी का काम करने नहीं आए हो जो आप ये करने बैठ जाओ परीक्षा में, है ना। ये दिखते ही आपको दिख जाना चाहिए था कि उत्तर जो है, मैं तो पहले ही दिख गया था। 7 या 21 था, फिर ऊपर कितना था भाई, 70 और 30 का कर रहा हूँ, 5 और 5 दोनों में ऊपर था, तो एक आंकड़ा बड़ा ऊपर जाना ही था, तो 1000 से तो काफ़ी ऊपर था, इसलिए उत्तर ये दिखना ही था। ये तो पहले ही नहीं था, मुझे पता चल गया, क्योंकि पॉइंटों में उत्तर आ नहीं रहा है। उत्तर पॉइंटों में आ रहा है, बट्टा में 2 है जो कट नहीं रहा है, बट्टा की राशि नहीं कटेगी तो उत्तर पॉइंटों में आएगा। उत्तर पॉइंटों में आ रहा है, इसलिए मतलब ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए थे, और इन दोनों में से अनुमानित मुझे ये पहले ही दिख गया था। क्यों, आप ध्यान से देखिए, 35 इंटू 75 आपको करना है। अगर आप 35 इंटू 70 करते हो, ठीक है ना, तो 35 दूना 70, 7 या 21 और 245, तो 2400 समथिंग, तो आप 2400 मतलब 2450 तो आपको तभी मिल जाता जब आप 35 इंटू 70 करते तभी। अभी तो आपको 35 इंटू 5 करके उसके अंदर और जोड़ना है और फिर आधा करना है। तो 1200 से ऊपर तो पहले ही दिख रहा था मुझे, तो 1200 से ऊपर तो एक ही उत्तर है जो पॉइंटों में है, वो ये है। बाकी गणना आपकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे आप गणना करना चाहो वैसे आप गणना कर सकते हो। चलिए, एक वर्ताकार भूखंड की परिधि दे रखी है 220 मीटर और इसका क्षेत्रफल निकालना है। अरे इससे सरल क्या बात होगी, परिधि कितनी होती है, परिधि होती है 2 पाई r, और वो कितनी है, वो 220 है। 2 पाई, पाई का मान कितना है 22/7, और r ये बराबर है 220 के। ठीक है, 22 से ये आपका पट गया 10 बार, 10 बच गया पीछे, ठीक है ना, ये 10 बच गया पीछे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यहाँ 5 बच गया, और r बराबर 7 पंजा 35। बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया, r का मान आ गया 35। अपने से पूछा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल जो अपने से पूछा है वो है पाई r स्क्वायर। पाई का मान हो गया 22/7 और r की जगह लिखना है मुझे 35, तो 35 इंटू 35, 35 इंटू 35, 7 पंजा 35, ठीक है, 7 पंजा 35, 22 पंजा 110, 110 को मैं 35 से गुणा कर देता हूँ जल्दी से, 385 जीरो, 3850, 3850। ये आपके सवाल का उत्तर आ गया। मीटर है तो मीटर स्क्वायर में आंसर लिखिएगा। यूपी कांस्टेबल परीक्षा 19 मई 2016 को आया हुआ सवाल है। चलिए वापस आ गए आप यूपीएसआई 2014 में। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। एक भैया वर्ग है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। ठीक है, आयत की लंबाई 25 है और चौड़ाई लंबाई के 1/5 से 1 सेंटीमीटर कम है। इस बात को समझिएगा, प्रश्न की भाषा को समझिएगा, प्रश्न की भाषा थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कह रहे आयत की लंबाई 25 है, यह आयत की लंबाई लिख दी 25, ठीक है। आयत की चौड़ाई के बारे में कह रहे हैं, आयत की चौड़ाई लंबाई के 1/5 से, लंबाई का 1/5, तो लंबाई का 1/5 कितना होगा, लंबाई का 1/5 होगा पहले तो 5 से 1 सेंटीमीटर कम है। इससे 1 सेंटीमीटर कम का मतलब कितनी हो गई, 4। समझे आप, ये है कहानी कि लंबाई के 1/5 से, मतलब लंबाई 25 है तो 25 का 1/5 कितना हो गया, 25 इंटू 1/5 मतलब 5, उससे 1 सेंटीमीटर कम मतलब कितनी हो गई, 4। तो लंबाई पता चल गई और चौड़ाई पता चल गई। लंबाई पता चल गई, चौड़ाई पता चल गई, तो इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 हो गया 100। आयत का क्षेत्रफल 100 है तो वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना है। क्या कह रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 इंटू 100, इसका मतलब 400। इतनी लाइनें आप परीक्षा में मत लिखना, जो काम जल्दी हो सके वो जल्दी करना।
25 का 1/5 5 होता है, उससे एक कम 4 होता है। 25 एक है और एक 4 है, 25 चौके 100 है, 100 का 4 गुना वर्ग 400 है। यहाँ तक पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी, आप चाहें तो लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वर्ग का परिमाप पूछा है, अरे भाई इतनी सिंपल सी बात है। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 400 दे रखा है, तो ए बराबर कितना होगा 2 और 0 20। आपसे परिमाप पूछा है, परिमाप होता है 4 भुजा। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 भुजा, 4 इंटू भुजा, भुजा है 20, तो 4 को आपने 20 से गुणा किया तो कितना आ गया 80। तो 80 सेंटीमीटर आपके सवाल का क्या हो गया, जवाब हो गया। क्या हमारा अगला प्रश्न देखिए जरा। एक ठोस समगोलाकार सिलेंडर को पिघलाया गया और उसे समान अर्धव्यास के आधार वाला समशंकु बना दिया गया। आपने ठोस को पिघलाया, ठोस गोलाकार सिलेंडर को पिघलाया, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आपने समान अर्धव्यास के आधार वाला एक शंकु बना दिया, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मैंने आपको कहा आयतन के अंदर एक बात बताइए, जब एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाते हो तो दोनों का आयतन हमें समान रखना होता है, तो दोनों का समान रख दो। वो कह रहा है ठोस के लंबाई में कितने % की वृद्धि हुई बाद में देखेंगे, पहले दोनों चीजों को बराबर रख दो। चलिए, एक ठोस समगोलाकार सिलेंडर को पिघलाया गया, सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और इसे शंकु बना दिया गया, तो बराबर में शंकु रख दो। 1/3 पाई आर स्क्वायर, अब h, दोनों के h को अलग अलग रखूंगा, क्यों, कह रहा है कि लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, तो इसकी h को h बोल देता हूँ, इसकी h को क्या बोलता हूँ, बड़ा h। भाई शंकु लंबा हो गया, क्योंकि आधार तो इन्होंने समान रखा, त्रिज्या इन्होंने समान रखी, समझे आप। इसकी h और इसकी h अलग है, यह है सिलेंडर की h, सिलेंडर की ऊंचाई, यह है शंकु की ऊंचाई। तो भाई आप जब बेलन से शंकु बना रहे हो और नीचे वाला भाग समान रख रहे हो, तो सीधी सी बात है लंबाई क्या होगी, शंकु की बढ़ जाएगी, क्योंकि शंकु जो होता है बेलन का 1/3 ही होता है। अगर आप उसकी वो आधार वाला जो समान मामला समान रखो, त्रिज्या को, इन्होंने त्रिज्या समान रखी है। अब पहले तो आप यहाँ पे जो कटे उसको काटो, पाई आर स्क्वायर कट गया, पाई आर स्क्वायर काट गया, तो देखो ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3h बराबर 1h, तो यहाँ से h अनुपात 3 h अनुपात h कितना हो जाएगा, ये 1 तो इधर आ जाएगा और h इधर चला जाएगा 3। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता ही होगा, बहुत बार पढ़ते हुआ। 2a बराबर 3b हो तो a और b का अनुपात क्या होगा, 2 तो इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। यही काम मैंने किया है, ध्यान से देखो। 3h बराबर 1h है, तो h और h का अनुपात क्या होगा, ये 3 तो इधर आ गया, 1 इधर आ गया। अब कह रहा है कितनी वृद्धि हुई, कोई ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई, लंबाई में या ऊंचाई में, एक ही बात है, आप लंबाई बोल दो चाहे ऊंचाई बोल दो, एक ही बात है। 1 से 3 हो गई, कोई चीज़ अगर 1 से 3 हो जाए तो वृद्धि कितनी होती है, उसमें वृद्धि होती है 2 की, कितने के ऊपर, 1 पर। भाई 1 से 3 हुई ना, तो वृद्धि कितनी हुई, 2 की, और 2 की वृद्धि को आप 200% बोलोगे। 1 पे 2 की वृद्धि हुई तो 2/1 इंटू 100, 200% की इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। सवाल सरल था, ठीक है, सवाल सरल था, करना क्या था आपको, ये सिंपल सी बातें हैं सब। 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 3h बराबर 1h, और h का अनुपात 1:3 है। लेकिन क्या है, कॉमन सेंस की बात है, यही होता है जब जैसे ही एग्जाम थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा ना, वहाँ प्रश्नों के अंदर कॉमन सेंस ज़्यादा होगा, आपको उसे डिकोड करना अच्छे से आना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने अच्छे से डिकोड कर लिया वो 100% वहाँ पे अच्छी एफर्ट के साथ प्रश्न को हल करेगा, और वही हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। छह सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की एक गोलाकार गेंद को पिघालकर 3 गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। एक बोल से 3 बोले बनाई जाती है। नई गेंदों में से 2 का व्यास 3 और 4 है, तो तीसरी का व्यास बताओ। सवाल को हल किया जाए, सीधी सी बात है। क्या होगा देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या होगा वो समझ लो। बड़ा जो आयतन है वो, जो भी बड़ा आयतन है वो, मान लो बड़ी वाली गेंद को हम बोल देते हैं P, ये छोटे वाले तीनों आयतन के बराबर होगा। सीधी सी बात है, एक बोल से 3 बोल बना रहे हैं ना, तो पहली बोल का आयतन, दूसरी बोल का आयतन और तीसरी बोल का आयतन, ये क्या होगा, ये इस बड़ी बोल के आयतन के बराबर होगा। पहले का आयतन, दूसरे का आयतन, तीसरे का आयतन, 3 छोटी बोलों को जिनको बनाया गया उनका आयतन अगर हम जोड़ें तो इस बड़े वाले आयतन के बराबर होगा। बस ये काम कर दो आप। तो देखो 4/3 पाई, इस सवाल में स्टूडेंट गलती करता है तो क्या करता है, व्यास है, व्यास को त्रिज्या में कन्वर्ट कर लेना है ना। तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 4/3
पाई, अब देखो 4/3 पाई तीनों में आएगा, इसलिए मैं 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई तीनों में आएगा, इसलिए मैं पहले ही कॉमन ले लेता हूँ, है ना। बात समझ गए। यहाँ भी 4/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई तो सब में आएगा, तो उसको कॉमन ले लिया। पहले वाला कितना है 3, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा, देखो 3 का आधा क्या हो जाएगा 3/2, भाई 3 का आधा क्या हो जाएगा 3/2, तो यहाँ मुझे करना पड़ेगा 3/2 का क्यूब, 3/2 का क्यूब लीजिए, कन्फ्यूज मत हो जाना, 3/2 का क्यूब प्लस फिर है 4 क्यूब है ना, 4/3 पाई r क्यूब है ना, ये लीजिए क्यूब प्लस 4 का आधा करूंगा तो 2, त्रिज्या निकाली पहले फिर क्यूब करूंगा ना भाई, इस 4/3 पाई r क्यूब इसकी क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब इसकी त्रिज्या, 4/3 पाई r क्यूब इसकी त्रिज्या, 4/3 पाई कॉमन ले लिया, इसकी r क्यूब, दूसरे की r क्यूब और तीसरे की r क्यूब जो हमें ज्ञात करनी है। तीसरे की r क्यूब हमें व्यास ज्ञात करना है, पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे फिर व्यास ज्ञात करेंगे, ये तीसरे की r क्यूब, ये है कहानी, ये है गणना, बहुत सिंपल सी गणना है, कोई भारी गणना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए था। 4/3 पाई से आपने 4/3 पाई काट दिया, 3 × 9 9 × 27 आ गया, ठीक है 27 आ गया, 3 × 9 9 × 27 27/8 27/8 ठीक है, प्लस 8 ठीक है, और r क्यूब, सिंपल सी बात। सबसे पहले तो आप गणना को कम करना चाहते हो तो क्या कीजिए, 8 को इधर लाइए घटा लीजिए, मज़ेदार बात तो ये है सबसे पहले, फिर आप 27/8 को इधर ला के घटा लेना, पहले तो आप 8 को इधर ला के घटा लो, तो 27 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 19, ठीक है ना। अब देखो अगले पेज पे लेके जाऊँ क्या, यहाँ तो जगह कम पड़ेगी, तो अगले पेज पे आ जाता हूँ, है ना। 8 इधर आया, 27 में से घटा तो 19, 19 में से मुझे क्या माइनस करना है, 19 में से मुझे 27/8 को इधर ला के माइनस करना है, 19 माइनस 27/8 बराबर r क्यूब है, बस ये अपना सवाल है। 19 × 8 कीजिए, 9 8 की 72, हासिल का 7, 8 एकम 8, 8 और 7 15, 152 माइनस 27 ठीक है बट्टा 8, ये है r क्यूब, ठीक है। 12 में से 7 गया तो 5 आपका, ठीक है। 25 आ रहा है क्या भाई, 25 आ रहा बिल्कुल, 125 125 25 और 25 50 और 2 52, 125/8, ये आ गया आपका r क्यूब। r क्यूब आपका 125/8 है, तो r क्या होगा, वर्गमूल कर दीजिए, 125 का वर्गमूल कितना, घनमूल कर दीजिए, सॉरी घनमूल 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 घनमूल, ठीक है। 125 का घनमूल 5 होगा और 2 का घनमूल होगा, 8 का घनमूल 2 होगा, तो त्रिज्या आ गई आपकी 5/2। आपको त्रिज्या निकाली अभी 5/2, आपसे व्यास पूछा है, त्रिज्या 5/2 है, तो व्यास आपसे पूछा गया है, व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, मतलब 2r, तो जो भी त्रिज्या आई है उसको 2 से गुणा कीजिए, उसको आप अगर 2 से गुणा करोगे तो आपका 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 5, तो व्यास कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, जो आपके सवाल का जवाब है। थोड़ी सी गणना जरूर करनी थी, ज़्यादा गणना नहीं है, 19 का पाड़ा याद होता तो 152, उसमें 27 125/8, 5/2 5/2 दिखते ही 5/2 का डबल कितना होता है 5 होता है, आपका उत्तर आ गया। तो ऐसे आपको ये सवाल हल करना था। सवाल बड़ा ही सरल था, अच्छा सा सवाल था, और आपसे उम्मीद भी की जाती है कि आप ऐसे सवालों को बड़ी सरलता से करते होंगे। अगर 4 एक समान छोटे सिलेंडरों को उनकी ही ऊंचाई का एक सिलेंडर तैयार करने के लिए पिघलाया जाता है, कि भाई हम 4 सिलेंडर से एक सिलेंडर बनाएंगे तो 4 का आयतन उस एक के आयतन के बराबर होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन क्या ऊंचाई वही रखेंगे, वो तो ऊंचाई वही रखोगे तो सीधी सी बात है वो फैल जाएंगे बेचारे। भाई आपने देखो ये सिलेंडर 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर 4 लिया और उससे सिलेंडर 5 बनाया, इन चारों को इकट्ठा करके, लेकिन आपने कहा ये इतने ऊंचे रहेंगे, तो इतने ऊंचे रहेंगे तो फैल जाएंगे, त्रिज्या ज़्यादा हो जाएगी उनकी, सीधी सी बात है। तो नए सिलेंडर का पार्श्व क्षेत्रफल छोटे सिलेंडर के पार्श्व क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ये अपने को ज्ञात करना है, सिंपल सी बात। चलिए करके देखते हैं। पहले तो 4 सिलेंडर ले लो, तो 4 पाई r स्क्वायर एच, 4 का आयतन क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर एच, ठीक है। इससे हमने बनाया नया सिलेंडर, वो है पाई r स्क्वायर एच, क्योंकि उसने कहा भाई एच तो बदलना मत, ऊंचाई तो बदलने नहीं दूंगा, तो ऊंचाई नहीं बदलोगे तो त्रिज्या बदलेगी, इसलिए दोनों की त्रिज्या को मैंने अलग अलग रूप में लिख दिया। तो देखिए जरा ध्यान से, पाई से पाई क्या हो गया आपका कट हो गया, एच से एच क्या हो गया आपका कट हो गया। तो देखो 4r स्क्वायर बराबर 1 r स्क्वायर के बराबर है, यहाँ कुछ नहीं था तो मन से मैंने 1 लिखा, क्योंकि मुझे पता है r स्क्वायर और h स्क्वायर का यहाँ से, सॉरी r स्क्वायर और r स्क्वायर का यहाँ से मुझे अनुपात लिखना है, तो 4 को तो कहाँ लाऊंगा इधर, और इस 1 को कहाँ लाऊंगा इधर, सिंपल सी बात है। अब देखो r स्क्वायर और r स्क्वायर का अनुपात 1:4 है, तो r और r का अनुपात कितना हो जाएगा 1:2, वर्गमूल कर दो,
भाई इनका अगर वर्गों का अनुपात जो है वो 1:4 है तो सिंपल आर और आर का अनुपात कितना होगा, 1:2 होगा। अब देखिए सिंपल सी बात क्या है बताए, अगर आप पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हो तो काम क्या आता है वो देखिए। जो आपका सिलेंडर है, मतलब जो आपका बेलन है, आपके बेलन का जो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2πRh। बेलन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। इसका मतलब ये एक तो r पे डिपेंड करता है और एक h पे डिपेंड करता है। h तो दोनों का बराबर है तो h से तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो सीधा सीधा किस पे डिपेंड करेगा, सीधा सीधा r पे डिपेंड करेगा, समझे। तो जैसे जैसे त्रिज्या चलेगी वैसे वैसे इनका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल चलेगा। तो दोनों की अगर त्रिज्याओं का अनुपात, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं कॉट सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, कॉट सरफेस एरिया CSA लिख रहा हूँ, नहीं तो आप पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। पहले का कॉट सरफेस एरिया अनुपात दूसरे का कॉट सरफेस एरिया मतलब पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका अनुपात भी 1:2 ही होगा। क्यों होगा 1:2, त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 आया और बेलन के पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात उसके जो त्रिज्या और ऊंचाई पे डिपेंड करता है, लेकिन ऊंचाई दोनों की बराबर है आज, इसलिए क्या करेगा, सीधा सीधा त्रिज्या पे डिपेंड करेगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी 1:2 होगा। तो ये कह रहा है कितनी वृद्धि हुई ये बताओ भाई। नया तो ये क्या कह रहा है, छोटे सिलेंडर के पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो नए सिलेंडर का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे सिलेंडर के पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक है। छोटे सिलेंडर की त्रिज्या और जो नया सिलेंडर है उसकी त्रिज्या का अनुपात कितना है, 1:2। तो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी क्या होगा, 1:2। तो अधिक कितना दिख रहा है ये बता दो जल्दी से। अधिक दिख रहा है 1, कितने के ऊपर, 1 के ऊपर, यही कहा ना भाई। वापस सुन लीजिए, तो नए सिलेंडर का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे सिलेंडर के पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक है। छोटे वाले का तो 1 है और बड़े वाले का 2 है, तो अधिक कितना है, 1, कितने के ऊपर, 1 के ऊपर 100 से गुणा कर दिया तो कितना अधिक है, 100% अधिक है। या फिर कह सकते हो ये 1 है और ये 2 है तो दुगुना है, दुगुना होने का मतलब 100% ज़्यादा होना। ये वो आपके समझने की बातें, आप जैसे समझना चाहो। एक चीज़ 1 है और एक चीज़ 2 है, मतलब दूसरी वाली चीज़ दुगनी है, दुगनी होने का मतलब क्या हुई, 100% ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अपनी अटेंशन देखी। हमने देखा कि पुराने आए हुए प्रश्नों पर हम कैसे विचार कर सकते हैं। फॉर्मूला संबंधित अगर कोई छोटी मोटी त्रुटि होती है तो उसको आप ज़रूर हैंडल कीजिएगा, लेकिन आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए, आपको कैसे काम करना है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, कैसे किन चीज़ों को किस तरह से अप्लाई करना है, इन चीज़ों के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।